ओके सर। यस, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो हम सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको मैं डाल देता हूँ हमारे मोड में। कौन सा मोड? हमारे ई मतलब इंटरप्राइज एडिशन में मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटरप्राइज एडिशन में उसको ऐड कर देता हूँ। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने का स्टाइल सेम, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, देन जो नाम देना आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ माय JSP डे 2 कर देता है। आज डे 2 है तो हम डे 2 ले लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे JSP का सबसे पहला फायदा कि आप अगर web.xml फाइल जनरेट नहीं भी करते तो भी कोई इशू नहीं आएगा, यहाँ पे वो चीज एग्जीक्यूट होंगी, आपको ये चीज की जरूरत नहीं है। सर्वलेट में हम अगर ये चीज गलती से भूल जाते थे तो एक तो ये करते थे इजीएस्ट वे कि फिर से नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर ले, बिकॉज हमने अभी भी कुछ किया नहीं रहता है। हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते थे, प्रीवियस प्रोजेक्ट को डिलीट कर देते थे, या तो फिर मैन्युअली XML web.xml फाइल जनरेट करना पड़ता है, जो कि कोई नहीं करता। सिंपली हम क्या करते हैं, नया प्रोजेक्ट हम क्या कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। तो अभी ये चीज नहीं भी रही तो भी चलेगा, बिकॉज JSP को कोई लेना देना नहीं है web.xml फाइल से, राइट। बिकॉज सर्वलेट जब हम करते थे तो सर्वलेट के वक्त हमें वो चीज को देखते रहना पड़ता था, उसमें हम मैपिंग वगैरह का जो सिचुएशन है वो करते थे। तो चलो अभी फिलहाल के लिए तो मैं ले रहा हूं, बट वो नहीं भी रहा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं रहेगा। अब देखिए ये चीज ओपन हो गई। अब प्रोजेक्ट में फाइल कैसे बनाने का, जब हम सर्वलेट करते थे तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ। सर्वलेट बनाते थे तो सिर्फ समीर को क्वेश्चन है, समीर हम सर्वलेट कहाँ बनाते थे? सर सर्वलेट जावा रिसोर्सेज में SRC में। बहुत बढ़िया, सर्वलेट जावा रिसोर्सेज के अंदर SRC के अंदर बनाते थे। और HTML फाइल्स वेब कंटेंट, वेब कंटेंट के अंदर सेम चीज, जैसे HTML फाइल आप बनाते हो वैसे ही आपको JSP फाइल को भी बनाना है। मतलब यहाँ पे आप कहाँ पे बनाओगे, वेब कंटेंट के अंदर। देखिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये डिलीट हो रहा था गलती से, ठीक है चलेगा। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, न्यू करोगे और इस बार आप क्रिएट करोगे JSP फाइल। यहाँ पे भी JSP का टेम्पलेट जो है आपको प्रीडिफाइंड मिलेगा। आप JSP का जो पेज बना रहे हो कुछ भी नाम रख सकते हो, बट हमें पता है अगर आपको इसको एज अ वेलकम पेज रखना है या फिर स्टार्टिंग पेज रखना है वेबसाइट का, तो आप उसको index.html या फिर default.jsp रखो। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं index.jsp। सिंपली नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे, दैट्स इट। अगर आप देखोगे तो JSP का पेज एज इट इज सेम दिखता है हमारे HTML पेज जैसा, ठीक है। तो जैसे HTML का पेज होता है वैसे ही दिखता है। एक सेकंड, चाबी चाहिए मैम? वो उधर है ड्रॉअर में, वो वाले कैबिन में ड्रॉअर में, ठीक है। तो आपको अगर देखोगे तो आपको मोस्ट ऑफ ये जो कोड है वो HTML का ही कोड है। तो व्हाट इज JSP? JSP इज नथिंग बट अ जावा कोड इनसाइड द HTML, या फिर ऐसा बोल सकते हो कहते हैं HTML के कोड के अंदर थोड़ा सा जावा कोड अगर आप डाल दो तो उस पेज को हम HTML पेज बोल सकते हैं। जैसे कि ये देखो, ये नॉर्मल HTML पेज है और मैं यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, तो ये चीज एग्जैक्टली सेम वर्क करेगा। अब इस चीज को रन करना है तो नॉर्मली जैसे हम सर्वलेट को रन करते थे वैसे ही रन कर रहे हैं। सो यहाँ पे रन एज, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, और यहाँ पे हम अपाचे टॉमकैट सिलेक्ट करके डिप्लॉय करके फिनिश करके हम रन कर देंगे। यहाँ पे फिनिश कर दिया, ये रन। कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने JSP पेज बनाया, बट ये अभी फिलहाल के केस में ये HTML जैसा काम कर रहा है, कुछ भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे हमने जावा का एक ढेला कोड नहीं डाला है। यहाँ पे देखो रन हो जाएगा और वेलकम टू सॉरी हेलो वर्ल्ड वाला जो मैंने कोड लिखा था वो यहाँ पे प्रिंटेड होके दिख रहा है। अब हम इसमें थोड़ा सा जावा का कोड हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जावा का कोड किस तरीके से ऐड होता है, अच्छा हाँ, और भी एक प्लस पॉइंट है जो आपको JSP के वक्त याद रखना है। कैसा? हम जब सर्वलेट में कुछ भी चीज एडिट करते थे तो हम ना सेव करने के बाद उसको फिर से राइट क्लिक करके रन एज करके रन ऑन सर्वर करते थे, फिर जाके वो डिप्लॉय होता था। पर अभी वैसा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वेबसाइट वेब ब्राउजर में जाओ और सिंपली रिफ्रेश करोगे तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो एट ए सेम टाइम डिप्लॉय भी हो जाता है। तो आपको रन करने के लिए डिप्लॉयमेंट करना कोई कंपलसरी नहीं है। एक बार अगर आपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर दिया और उसमें अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हो तो आपको डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होते जाता है जैसे जैसे आप उसमें चेंजेस करते हो। तो यहाँ पे इन द मिडल आपको एडिटिंग या फिर आपको फिर से रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड चीज, यस कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बाकी दोनों को तो पता है। सेकेंड चीज, HTML में जो भी आप कोड लिखते हो वो कोड एज इट इज यहाँ पे चलेगा। सपोज मुझे इसको एज ए हेडलाइन दिखाना है तो मैं HTML के पूरे कोड
किसके अंदर यूज कर सकता हूं मैं? मेरे सर्वलेट के सॉरी जेएसपी के अंदर, और जो भी चेंजेस करोगे डायरेक्टली वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, सेम चीज यहाँ पे रन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज चलते हैं कि हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं हमारा इसके अंदर अब ऐड करते हैं जावा का कोड। तो किस तरीके से जावा का कोड हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो देखेंगे। सपोज यहाँ पे मैं एक फॉर्म बना रहा हूं, जैसे हम एचटीएमएल में फॉर्म बनाते हैं वैसा। अब एचटीएमएल में फॉर्म कैसे बनाते थे? हम लिखते थे फॉर्म और उसके अंदर कुछ फील्ड्स बनाते थे, मतलब टेक्स्ट फील्ड्स, कुछ बटन्स बनाते थे और कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते थे। जैसे फॉर्म के अंदर एक्शन एक एट्रीब्यूट दिख रहा है, एक्शन एट्रीब्यूट क्या करता है? जो भी एक्शन के अंदर रहा वो सबमिट बटन के इवेंट पे वो चीज क्या होती है? कॉल होती है। अच्छा, आवाज कट रहा होगा तो मेरे को बताना। आवाज ठीक है? हेलो, आवाज सही है सर। ओके, सही है सर। हाँ। सो नेक्स्ट, सही है सर, आवाज ठीक है। हाँ थैंक यू। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक्शन, चलो समीर को ही पूछते हैं। समीर, एक्शन के अंदर जो भी कुछ लिखता है उससे क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे होम लिख दिया तो इससे क्या होगा? वो कहाँ पे चला जाएगा? समीर, हाँ सर। क्या होगा वो? मैं बताऊं? हाँ, तू बता था कि वो बताए। चल बता दे, है भाई, बता दे प्रतीक, बता दे। होम पेज पे चला जाए। हाँ, वो क्या करेगा? वो होम वाले चीज पे ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? अब वो कब जाएगा? डायरेक्टली तो जाएगा नहीं। जब हम कौन सी बटन पे क्लिक करेंगे? सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो गम में दिख रहा है समीर अभी भी। सर फिर वो होम को home.html लिखना पड़ेगा ना? यस, अगर HTML पेज होता तो हमने क्या लिखे होते? .html। अगर वहां पे सर्वलेट होता बट अगर वो सर्वलेट है तो हमें HTML लिखने की जरूरत होती है क्या? नहीं, डायरेक्टली नाम दे दो, उसके ऊपर चला जाता है ना। पर अगर HTML पेज होता तो आपने करेक्ट बोले है, वहां पे हमें .html लिखना कंपलसरी है। सेम चीज JSP भी HTML जैसा ही है। तो अगर आप JSP पेज के ऊपर जाना चाहते हो तो .JSP आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये एज अ सेम एज अ HTML ही चलता है। तो याद रखिए, अगर आप HTML यूज कर रहे हो, सॉरी JSP यूज कर रहे हो तो .JSP लगाओगे, और HTML भी यूज कर रहे हो तो .HTML आप उसमें मेंशन करोगे। समझाए? हाँ सर। अब देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से कुछ डेटा भी लेके जाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इनपुट टाइप। यहाँ पे टाइप में डाल दूंगा सपोज टेक्स्ट, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इसमें कुछ लिख लेते हैं जैसे, क्योंकि हमें यहाँ से लेके जाना है तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? उसका नाम देना पड़ेगा, और नाम दे देता हूँ सपोज ये यूजर नेम लेके जाने वाला है तो यू नेम करके मैंने ये डाल दिया। अच्छा, अब ये चीज आपको पता है कि यहाँ से डेटा लेके जाएगा, और यहाँ पे मैंने मेथड नहीं बताई है तो ये कौन सी मेथड लेगा? बाय डिफॉल्ट गेट लेगा, है ना। बाय डिफॉल्ट गेट लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं नहीं भी डालू तो भी गेट है, मैन्युअली डाल भी दूं तो गेट है। याद रखिए JSP दोनों टाइप के जो एक्शन है उसको हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव, और अभी हम और एक पेज बनाएंगे बिकॉज हमको कहाँ जाना है? home.jsp। अच्छा, अगर ये चीज ना करूं और डायरेक्टली मैं रन करूं तो क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा? देखो रन तो हो गया, बट अगर मैं बटन पे क्लिक करूं तो क्या होगा? 404 एरर। यस, 404 एरर। गुड। यहाँ पे जैसे क्लिक किया 404 या फिर 404 एरर आता है। वो किस लिए आता है? पेज नॉट फाउंड। यस, अगर हमारा पेज हमें दिख नहीं रहा, हमारे प्रोजेक्ट में वो उस नाम का पेज अवेलेबल नहीं है, तब वो एरर आता है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर हम बना लेते हैं। सो यहाँ पे कर रहा हूँ न्यू, और फिर से कर रहा हूँ JSP, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे home.jsp। सेम मैं वेब कंटेंट के अंदर ही क्रिएट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करो, टेम्पलेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है, और सिंपली फिनिश कर दो। तो ये सेकंड पेज है। अब यहाँ पे मैं सिंपली लिख लेता हूँ वेलकम, सेव करते हैं और एक बार रन करके चेकआउट करते हैं। सो यहाँ पे मुझे रन करने की भी जरूरत नहीं, सिंपली पीछे जाके रिफ्रेश कर दूं, और यहाँ पे मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ, सपोज डाल देता हूँ शाम, और कर देता हूँ गो। तो आप देखिए मैं अभी कौन से पेज पे आ गया हूँ? वेलकम पेज के ऊपर, और यस सॉरी होम पेज के ऊपर, और मुझे यहाँ पे वेलकम कंटेंट दिख रहा है। सेकेंड डेटा भी आया है, बट उस डेटा को हमने यूटिलाइज नहीं किया। चलिए अभी हम डेटा को यूटिलाइज करना सीखते हैं, किस तरीके से हम उस चीज को यूज करेंगे। मैं चाहता हूँ जो भी डेटा वहां से आया है वो चीज को मैं यहाँ पे यूज करूं, तो कौन सा टैग यूज होगा? प्रतीक, योग, बताओ कौन सा टैग यूज होगा यहाँ पे? टैग। कौन सा टैग यूज होगा? स्क्रिप्टलेट टैग। अब समीर के लिए, समीर ये स्क्रिप्टलेट टैग है। स्क्रिप्टलेट टैग वो टैग है जैसे हम डू गेट या फिर डू पोस्ट मेथड लिखते थे
तो उसकी जगह पे यहाँ पे जेएसपी में ये टैग आपको यूज आएगा। तो अगर आपको कभी लिखने की जरूरत पड़ी डू गेट डू पोस्ट के अंदर जो भी कोड लिखना है वो आप इस टैग के अंदर डालोगे, मतलब डू गेट एंड डू पोस्ट वाला जो भी कुछ फंडा रहेगा, डू पोस्ट, वो सारा का सारा कंटेंट इसके अंदर डालोगे। जैसे कि दोनों के लिए कॉमन ही टाइप। हाँ, दोनों के लिए कॉमन एक ही टैग है। हाँ, आप दोनों के लिए आप इसी टैग को यूज करोगे। अच्छा समीर, क्या करते थे हम डू गेट डू पोस्ट में? अगर मुझे वेलकम उस पर्सन का नाम दिखाना है तो डू पोस्ट में प्रिंट राइटर के ऑब्जेक्ट से। यस, आप प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाते थे, प्रिंट राइटर इक्वल्स टू PR जो भी नाम देना है वो, और प्रिंट राइटर को क्रिएट करते थे, है ना, आउट लिखते थे और फिर क्रिएट करते थे। अगर मैं बोलूं प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट पहले से यहाँ पे अवेलेबल है, तो पहले से आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से उन्होंने बना के दिया है। मतलब वो जो चीज आप वहां पे करते थे वो चीज उन्होंने यहाँ पे पहले से करके दिया है, तो मतलब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। कितना इजी हो गया, मतलब वो चीज आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और क्या करते थे? तो डेटा को निकालना रहता था तो हम क्या करते थे? कैसे निकालते थे? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट करेंगे सर। डेटा कहां से कहां गया सबसे पहले वो समझो और फिर मेरे को बताओ। मैं सिर्फ कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो अपना अगर आंसर आपका करेक्ट हो सकता है तो मैं बस कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो करेक्ट आंसर बताओ। यूजर ने क्या किया? यूजर ने सर्वर को क्या किया है? रिक्वेस्ट। तो डेटा भी किसमें रहेगा? रिक्वेस्ट में। तो डरने की बात नहीं है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ तो तुम लोग ऐसा सोच रहे हो सही बोल रहे हो कि नहीं, क्यों ऐसा क्यों? सर अभी आप अभी रिस्पांस देंगे, मतलब अभी रिक्वेस्ट। हाँ, जो आउट है वो रिस्पांस का ऑब्जेक्ट है, जो प्रिंट कर रहे हैं वो रिस्पांस है। करेक्ट है, सही बोला उसने। तो यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करेंगे? गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर। और यहाँ पे कौन सा पैरामीटर डालेंगे? यूनेम। यूनेम जो ऊपर था, राइट। मतलब रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट भी पहले से बना है, रिक्वेस्ट रिस्पांस का ऑब्जेक्ट पहले से बना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे ले लेता हूँ नेम, और यहाँ पे कर देता हूँ इक्वल्स। तो जो भी डेटा रहेगा वो नेम में आ जाएगा और मैं उस चीज को डायरेक्टली कर दूंगा प्रिंट। देखिए ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे रन करने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिंपली जाऊंगा यहाँ पे, मैं जाऊंगा पीछे जाके फिर से एक बार रिफ्रेश भी नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। यहाँ पे कर देता हूँ सपोज राम, एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज गो, एंड यू कैन सी वेलकम राम। कोड छोटा हो गया, आपको लगा कि ये देखो कितना कोड छोटा हो चुका है ना? ये जो कोड है कितना छोटा हो गया। अच्छा, अब ये ऐसे ही थे। अच्छा, एक क्वेश्चन प्रतीक को और योग को। सो योग, मेरे को बात बताओ, इसका रिप्लेसमेंट कौन सा टैग था? अगर मैं ये नहीं लिखना चाहता हूँ तो मैं कौन सा टैग यूज कर सकता हूँ? तो वही तो है वहां पर। नहीं मतलब कायम है वो, ये क्या? जब सर्वलेट में रहते थे तब। हाँ, इसके जगह पे जेएसपी में अगर मैं इसके अल्टरनेटिव क्या यूज कर सकता हूँ? हाँ, वो रिस्पॉन्स डॉट गेट, नहीं ये नहीं। रिस्पॉन्स में मतलब सर आउटपुट आना चाहिए ना? नहीं, एक एक्सप्रेशन टैग करके पढ़ा था, याद है क्या? कौन सा सर? एक्सप्रेशन टैग। हाँ, एक्सप्रेशन टैग। हाँ, वो आपने बताया था 3-4 टैग थे। कैसे डिक्लेयर किया जाता है? इक्वल्स लगा दो तो वो कौन सा टैग हो जाता है? एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग में डायरेक्टली आप डाल सकते हो, ये करने की भी जरूरत नहीं है, ये उसका अल्टरनेटिव। परफेक्ट, यस सर, याद आ गया, है ना? मैं रन कर, ये पूछ रहे थे। हाँ सर। हाँ, अल्टरनेटिव पूछ रहा था कि उस, हाँ अल्टरनेटिव, कि उसका अल्टरनेटिव क्या है। यू कैन सी और 3-4 देना सर उसमें। यस, डायरेक्टिव टैग था, एक्सेप्शन टैग था, और कौन सा था? डायरेक्टिव टैग, डिक्लेरेशन टैग, स्क्रिप्टलेट टैग, एक्सेप्शन टैग। हाँ सर, याद आया कि नहीं आ रहा? आगे सर, याद आ गया। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था समीर। लास्ट वाला अगर आपने कुछ चीजें भूले होंगे तो थोड़ा सा आप एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, थियरी थोड़ा सा पढ़ लेना या फिर लास्ट वाले। तो यहाँ पे लास्ट वाला भी अगर आप पढ़ लोगे, मतलब ये वाला आखिरी वाला डॉक्यूमेंट भी पढ़ दोगे तो ये पूरा समझ जाएगा। यू कैन सी, सबसे पहला स्क्रिप्टलेट टैग है, स्क्रिप्टलेट टैग, देन एक्सप्रेशन टैग, देन डिक्लेरेशन टैग। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिया है।
इक्वल्स मतलब ये सीधा का सीधा क्या है, एक्सप्रेशन टैग कहलाता है। स्क्रिप्टेड टैग, परसेंट वाला स्क्रिप्टेड टैग, नॉर्मल टैग जो होता है परसेंट एंड परसेंट। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो याद रखिए ये जो स्क्रिप्टेड टैग वगैरह है ना, यही जेएसपी का कोड है, बाकी तो एचटीएमएल कोड है, वो नॉर्मल एचटीएमएल कोड। अगर आप नॉर्मली कई टैग के बाहर लिखोगे तो वो नॉर्मल कोड एचटीएमएल कोड कंसिडर करेगा, अगर आप इस टैग के अंदर लिखोगे तो वो एज अ जेएसपी कोड या फिर जावा कोड कंसिडर होगा। ठीक है, बात समझ में आई है? हाँ सर। अच्छा, अब ये बेसिक जेएसपी हमने उस दिन कंप्लीट किया था। आज के इसमें ट्राई करेंगे कि कोर जेएसपी जो है वो मैं कंप्लीट कर दूं। तो यहाँ पे चलते हैं कोर जेएसपी के ऊपर। कितने टॉपिक्स है? 4 टॉपिक्स है, और चारों के चारों टॉपिक्स इजी तो है, पर कभी कभी थोड़ा समझने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। अगर आपके पुराने कंसेप्ट थोड़े से ढीले रहे, मतलब सर्वलेट की जो बात करो, अगर आपके सर्वलेट के कंसेप्ट थोड़े ढीले रहे तो फिर डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे आउट पढ़ाने की जरूरत है क्या? सर बता दो नहीं तो एक बार। आउट मतलब वो ही ना, अपना हाँ, प्रिंट वाला। आउट डॉट प्रिंट राइटर। हाँ फिर ठीक है। ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स है। ये क्या है? इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आपको पता है, रिक्वेस्ट आपको पता है, रिस्पॉन्स आपको पता है, कॉन्फिग कॉन्फिग पता है क्या? कॉन्फिग बता दो सर, वो बहुत पहले हुआ था ना। हाँ, सर्वलेट में कॉन्फिग पढ़ा है, तो कोई बात नहीं, चलो एक एक करके ले ही लेते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा ऊपर ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलता हूँ। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है वो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है? 9। में कितने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है? 9। मतलब इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मतलब प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो पहले से बने बनाए हैं और हम उसको यूज करते आए हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। आउट जो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पे जेएसपी राइटर का ऑब्जेक्ट है। रिक्वेस्ट एचटीटीपी सर्वलेट का रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स का। कॉन्फिग कॉन्फिग का। कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट का। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का, क्योंकि हमने देखे थे कॉन्फिग था सर्वलेट कॉन्फिग और एक था सर्वलेट कंटेक्स्ट, तो ये दोनों जो पहले पढ़े थे वही सेम चीज है। नेक्स्ट सेशन। सेशन हमने पढ़े थे, पर सेशन में 2 टाइप के, एक्चुअली 4 टाइप के सेशन पढ़े थे। मैंने बताया था कि 2 टाइप के सेशन आगे गए हैं, कुकीज एंड सेशन, एचटीटीपी सेशन। बट यहाँ पे कुकीज का कंसेप्ट नहीं है जेएसपी में। अगर आपको कुकीज का करना है तो आपको सर्वलेट के थ्रू करना पड़ेगा, बट आप सेशन कर सकते हो। 2 सेशन एचटीटीपी सेशन वाला कर सकते हो। पेज कंटेक्स्ट, पेज कंटेक्स्ट का भी है यहाँ पे। पेज कंटेक्स्ट इसके पहले नहीं पढ़ा, ये नया कंसेप्ट है। एंड ऑब्जेक्ट क्लास, अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लास का अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे पेज करके होता है, और हमें पता है ऑब्जेक्ट क्लास का हमें ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए, क्योंकि किसी भी टाइप का डेटा अगर हमें होल्ड करना है तो ये जो पेज है ये मेरा किसी भी टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है। अगर आपको नहीं पता टाइप तो डरो मत, पेज वाले ऑब्जेक्ट में उसका डेटा डाल दो। लास्ट वन इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन। जो एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला जो कंसेप्ट पढ़ा था उसके लिए हमने एक्सेप्शन करके क्लास पढ़ी थी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन वाली क्लास पढ़ी थी, एड इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड वाली क्लास पढ़ी थी। तो इतनी सारी क्लासेस थी, तो उन सारे के लिए एक ही ऑब्जेक्ट दिया हमें यहाँ पे एक्सेप्शन। जैसे हम बनाते थे ना एक्सेप्शन का ई, तो यहाँ पे ई नहीं है, एक्सेप्शन पूरा पूरा वर्ड है। तो ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट का मीनिंग पहले से बने बनाए। इनके स्पेलिंग में गलती मत करना, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज पहले से जैसे बने बनाए होते वो जिसको वैसे के वैसे यूज किया जाता था। पहले सर्वलेट में हम अगर बनाते थे तो हम कैसे बनाते थे? रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर ऑब्जेक्ट करते थे और ये आउट को क्रिएट करते थे प्रिंट राइटर का जो ऑब्जेक्ट होता था। बट जेएसपी में वो करने की जरूरत नहीं है। हमने अब भी देखा कि जेएसपी में अगर यूज करना है तो डायरेक्टली आउट करो और प्रिंट मेथड या फिर प्रिंट एलन मेथड को यूज करो, डायरेक्टली वो अपनी फंक्शनलिटी देगा, कोई इशू नहीं है। दिस इज द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, वो है रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट अभी हमने यूज किया, जिससे हम गेट पैरामीटर मेथड को कॉल करते हैं। अगर एक पेज से डेटा आप दूसरे पेज में भेज रहे हो, उसमें से डेटा निकालना है तो आप रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल करते हो, दैट इज गेट पैरामीटर मेथड, और उनमें से वो डेटा निकाल लेते हो। बार बार वही चीजें पढ़ा नहीं सकता, यहाँ पे सिंपली मैं दिखा देता हूँ। यूनेम जो हमने अभी किया, वो बटन पे क्लिक किया, वेलकम डॉट जेएसपी पे जाएगा और वहां पे वो क्या कर रहा है, गेट पैरामीटर से यूनेम को गेट करके नेम में डाल रहा है और वो ये प्रिंट कर रहा है। जो अभी मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया ये सेम चीज है। तो ये सेकंड टाइप ऑफ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिक्वेस्ट। थर्ड इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हम यूज करते थे प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए या फिर रिक्वेस्ट डिस्पैचर को कॉल करने के लिए, तो वहां पे हम रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट को यूज करते थे। वहां पे वो एज अ आर्ग्यूमेंट में रहता था डू गेट या डू पोस्ट के अंदर। बट यहाँ पे वो चीज बनाने की जरूरत ही नहीं है, कोई मेथड नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे पहले से है। रिस्पॉन्स का भी ऑब्जेक्ट हमें पहले से मिलता है और आप उसके थ्रू सेंड रीड या फिर आप क्या था रिक्वेस्ट डिस्पैचर जैसी मेथड्स को कॉल कर सकते हो।
और इजीली आप डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हो। जैसे रिस्पॉन्स कर रहा है डायरेक्टली, मतलब जैसे वेलकम पेज पे आएगा वो यहाँ से रीडायरेक्ट कर देगा कौन से पेज पे, गूगल वाले पेज पे, वो रुकेगा भी नहीं। यस, एनी क्वेश्चन, बीच में भी क्वेश्चन रहा तो मेरे को पूछ लेना अनम्यूट करके अपना, ठीक है। तो ये समझा है कि नहीं समझा है? समझा सर। सेंड रीडायरेक्ट मेथड क्या करेगा, सिंपली इस पेज के ऊपर भेज देगा या इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर देगा। ये पेज हमें दिखेगा ही नहीं, वेलकम पेज दिखेगा ही नहीं, और डायरेक्टली मूव ऑन हो जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा गूगल पेज पे। गूगल पे। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं कॉन्फिग। अब कॉन्फिग का अगर ऑब्जेक्ट पता होगा तो इसमें लगता है हमें web.xml, याद है क्या? यस, किसको याद है web.xml? हाँ मेरे को याद है। याद है हम Init param। तो क्यों यूज करते थे? बहुत सारे सर्वलेट है और बहुत सारे सर्वलेट में कुछ ऐसे डेटा है जो कॉमन है, और ये जो डेटा है ये हमेशा दूसरे दूसरे पेजेस में आपको लगने वाले। तो हम फिर क्या करते थे उस चीज को, हम उसको डायरेक्टली डाल देते थे इनिट परम के अंदर। किसके अंदर डाल देते थे? इनिट परम। एंड इनिट परम के अंदर डालने की वजह से नेक्स्ट टाइम हम उसको क्या कर सकते थे, यूज कर सकते थे। एक ही बार में आपसे मेंशन कर दो और फिर उसको बार बार आप यूज करते रहो। आप एक जगह से चेंज करोगे तो सभी जगह पे वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, 10 पेजेस में जाके आपको डेटा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं इस चीज को बता सकता हूँ, तो आप बताइए इसमें प्रॉब्लम है तो मैं इस चीज को बना के दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर हम आगे चल सकते हैं आपके ऊपर। अच्छा, ये web.xml वाला। हाँ, web.xml वाला, ये देखो इनिट परम, याद है क्या? परम, परम वैल्यू। वो मैपिंग का बताओ तो सर एक बार। हाँ, मैपिंग का बताया था मैंने इसमें, नीचे वाला पार्ट खाली। हाँ ये नीचे वाला पार्ट मैपिंग, हाँ। वो जो सर्वलेट में हम मैपिंग करते थे वो हाँ हाँ, कैसे करना है बता दूं, आप बोलो। बताओ ना सर बताओ। ये बता दूं, चलो ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने क्या क्रिएट किया, एक पेज क्रिएट किया है जिसका नाम क्या है, नॉर्मली index.html। तो ये हमारे पास पहले से जनरेटेड है, तो अभी अभी के केस में ये फिर से नहीं बनाऊंगा। सेम है यूनेम और गो। कहाँ पे जाने वाला है, कौन से वाले पेज पे जाने वाला है? वेलकम पे। welcome.jsp के ऊपर जाने वाला है। और हम क्या करेंगे, request.get पैरामीटर यहां से करेंगे, और साथ साथ में हम इनिट परम में जो डेटा डाल के रखा है उस चीज को गेट करेंगे। बट इनिट परम होता क्या है, सबसे पहले वो मैं बता देता हूँ। अगर आप भूले होंगे तो यहाँ पे हमने एक फाइल जनरेट की थी, देखो मैंने आपको बोला था कि web.xml फाइल की जरूरत नहीं है, बट ये वाले केस में तो जरूरत है, बिकॉज हमारा इनिट परम या फिर इनिट कंटेक्स्ट, ये जो दोनों चीजें हैं ये हमारे web.xml के अंदर ही डिफाइन करते हैं। अब ये करते क्यों है कि अगर एक से ज्यादा कितनी भी फाइल्स रही, उन सभी फाइल्स में अगर सेम नंबर ऑफ डेटा चाहिए, मतलब सेम, अगर एक जगह से चेंज करोगे तो सब इसमें चेंज हो जाना चाहिए, तो फिर हम वहां पे इनिट परम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूं, सबसे पहले तो मुझे मैपिंग करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ भाई यहाँ पे एक सर्वलेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्वलेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मेरे पास सर्वलेट तो नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ, इस चीज को समझाता हूँ। जैसे पहले करते थे एग्जैक्ट वैसा ही है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सर्वलेट, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया सर्वलेट। अब सर्वलेट सिलेक्ट कर दिया, सर्वलेट के अंदर दो चीजें हम डालते हैं, कौन सी दो चीजें? पहला तो डालते हैं हम सर्वलेट नेम, और सेकंड डालते थे सर्वलेट क्लास। अब यहाँ पे सर्वलेट है ही नहीं तो क्लास की तो बात नहीं चलती, तो वहां पे हम क्या डाल सकते हैं, जेएसपी फाइल डाल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास अभी सर्वलेट नहीं है तो उसको लिंक कराएंगे जेएसपी के साथ। तो वापस आते हैं और कुछ क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ सर्वलेट नेम। देखिए हम पहले ये दो यूज करते थे, सर्वलेट क्लास और सर्वलेट नेम। तो सर्वलेट नेम वाला तो फंडा सेम है, तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ माय जेएसपी करके दे दिया मैंने, कोई इशू नहीं है। मैंने सिर्फ ये नाम दिया है मेरी जेएसपी फाइल को, और मैं बता दूंगा कि ये नाम किसको दे रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैं करूंगा जेएसपी फाइल और जेएसपी फाइल का नाम कुछ इस तरीके से, यू कैन सी जेएसपी फाइल और जेएसपी फाइल का नाम। याद रखिए यहाँ पे स्लैश इंक्लूड करना कंपलसरी है। मेरे केस में अगर मेरे केस में एरर देगा तो मैं वो स्लैश को हटा दूंगा, बट अभी फिलहाल के केस में मैं रख रहा हूँ। हम कौन से फाइल पे जाने वाले थे, तो होम फाइल पे मैं जाने वाला था, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ home.jsp। मेरा क्लास होता तो मुझे क्लास में मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, मतलब डॉट जावा लिखने की जरूरत नहीं होती, पर जेएसपी के वक्त लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। यस बोलिए, आ रहा हूँ 2 मिनट, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या है, इनिट परम।
इनिट परम का मीनिंग क्या है, मैं पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ और ये पैरामीटर पूरे पेज में जहां जहां यूज करूंगा वहां पे यहाँ से चेंजेस कर दूंगा और वहां पे सभी जगह पे चेंजेस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। कभी कभी होता है कि क्लाइंट एक दो एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं कि इन फ्यूचर वो चेंज करने के लिए रिक्वायरमेंट मांग सकता है या फिर डेटाबेस चेंज कर सकता है इन फ्यूचर, तो उस जगह पे आप इनिट परम को यूज करते हो, बहुत यूजफुल चीज है। इनिट परम के अंदर दो चाइल्ड टैग है या फिर आप एट्रीब्यूट बोल सकते हो। पहला होता है नेम एंड दूसरा होता है वैल्यू, जैसे हमने सर्वलेट के अंदर भी डाले हैं वैसे ही। तो यहाँ पे भी होते हैं दो चीज, एक तो सर्वलेट नेम एंड सर्वलेट वैल्यू। वैल्यू एक्चुअल डेटा है, तो यहाँ पे सपोज मैंने जैसे इसने क्या डाला है, सर जेडीबीसी वाला डाला है, तो मैं जेडीबीसी बड़े नहीं डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो वेलकम टू एस्ट्रिक्स। तो ये डेटा मैं इन फ्यूचर चेंज भी कर सकता हूँ कि एस्ट्रिक की जगह पे एस्ट्रिक डॉट इन, एस्ट्रिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप एज अ मेरे डेवलपर आपको प्रॉब्लम जाएंगी कि 10 बार मैं अगर चेंज कराऊंगा तो आप बोलोगे कि सर क्या 10 बार आप चेंज करते रहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज मेरे को मन चल रहा है कि मैं आज एस्ट्रिक ही रखूँ पूरे वेबसाइट पे, कल जाके मन हो गया मेरा नहीं एस्ट्रिक नहीं रखता ना, एस्ट्रिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रख देता हूँ। कोई बात नहीं, 10 मिनट का समय काफी है, इंस्टीट्यूट रख देता हूँ। या फिर कल जाके मेरे को लगा कि एस्ट्रिक इंस्टीट्यूट, तो ये देखो कितने बार मैं चेंजेस करवा रहा हूँ। और अगर ये चीज वेबसाइट में 100 जगह पे, एक पेज के अंदर 100 जगह यूज हो रहा है ये नाम, तो वहां पे 100 जगह चेंज करना मैन्युअली प्रॉब्लमेटिक है। बट अगर उसके लिए मैं कुछ एक नाम दे दूं, जैसे इसको बोल देता हूँ नेम, ऑफिस नेम, तो ये क्या हो गया, मैं जहां पे भी ऑफिस नेम करके मैं यूज करूंगा वहां पे ये जो भी मैं चेंज करूंगा इन फ्यूचर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। राइट, अब इस चीज के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा हमारा क्या है, गेट कंटेक्स्ट वाला जो है, सॉरी गेट पैरामीटर है क्या है, कॉन्फिग इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, कॉन्फिग, उसको यूज करना पड़ेगा। तो हमने ये प्रोसेस कर दिया, इनिट परम वगैरह वाला, ये सारी चीजें कर दी। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये चीज को, हाँ सर्वलेट बनाया अपन ने, तो सर्वलेट में क्या करना पड़ता है, सर्वलेट के साथ साथ मैपिंग करना पड़ता है। तो हमें मैपिंग वाला भी प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हम उसको एज अ ये नहीं मान रहे, उसको सर्वलेट मान रहे, जेएसपी पेज नहीं मान रहे, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके साथ मैपिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको मैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज कर देता हूँ सर्वलेट मैपिंग। मैपिंग में भी दो चीजें, सर्वलेट नेम एंड यूआरएल पैटर्न। तो यहाँ पे दे देता हूँ सर्वलेट नेम एंड सेकंड रहता है यूआरएल पैटर्न। सर्वलेट नेम क्या दिया था मैंने, माई जीएसपी, तो यहाँ पे दे देता हूँ माई जीएसपी, और यूआरएल पैटर्न जो देना है वो दे सकते हो। होम दे रहा हूँ मैं, /होम, मेरा यूआरएल पैटर्न होम है, एक्चुअल पेज का नाम ये है, बस दैट्स इट। यू कैन सी इसने भी वही किया है, देखो नाम दिया है और यहाँ पे उसने उसका पैटर्न दे दिया। अब ये चीज होगी कि हमने हमने एक कॉन्फिग बना लिया, ठीक है, और उसको बना दिया, इनिट परम वगैरह सेट कर दिया। अब उसमें से वो डेटा निकालना भी तो पड़ेगा और उसको यूज करना पड़ेगा पेज के अंदर, जैसे हम वेलकम पेज के अंदर यूज करें। तो सेम चीज उसके लिए हमें ये वाला कोड लगेगा, दैट इज config डॉट गेट इनिट परम, मतलब पैरामीटर, वहां पे परम था, यहाँ पे गेट इनिट पैरामीटर है बस। तो यहाँ पे मैं सेम चीज इधर ही कर लेता हूँ। जो भी डेटा है वो किसके अंदर आ रहा है, ड्राइवर्स करके इसके अंदर, तो ड्राइवर तो नहीं, माई इंस्टीट्यूट नेम करके मैं एक वेरिएबल बना दूंगा, माई इंस्टीट्यूट नेम करके मैंने एक वेरिएबल बना दिया और इस वेरिएबल को मैं नॉर्मली प्रिंट करा दूंगा। अब प्रिंट कराने के लिए मेरे पास एक्सप्रेशन टैग तो है ही, तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये कर दिया इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे माई इंस्टीट्यूट नेम करके इसको प्रिंट कर देता हूँ। हाँ याद रखिए, हमने मेरे इसका नाम इनिट परम में क्या रखा है वही रखना पड़ेगा। सो माई ऑफिस रखा है मैंने इनिट परम के अंदर, सेम चीज को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। सेव करते हैं और इस चीज को रन करके एक बार टेस्ट करते हैं। रन करना है तो रन करने की मतलब जरूरत नहीं है, वैसे पीछे जाओ, सिंपली इसको रिफ्रेश करो, यहाँ पे कुछ डेटा डाल दो, नहीं डालोगे तो भी चलेगा बिकॉज अभी इसका कोई केस नहीं है। एंड यू कैन सी, अच्छा अब यहाँ पे देखिए नल आया, नल आया मतलब हमारे केस में कुछ तो गड़बड़ हुई है कि उसकी वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये पैटर्न क्या है, आपने क्या सेट किया था, ये चीज उसको समझी नहीं। जो हमने डेटा लिया उसको जो बताया वो चीज समझी नहीं। देखो यहाँ पे मैं गेट पैरामीटर से निकाला तो है पर यहाँ तक वो डेटा आया ही नहीं, मतलब कहीं तो हमारा इन इट परम वाला जो कंसेप्ट है कहीं तो गलत हो रहा है। तो चेक कर दे यहाँ पे हमने सही किया है क्या। सो इनिट परम देन नेम देन वैल्यूज, इनिट परम का तो सही है
एंड ये भी सही है, मैपिंग प्रॉपर है, MyJSP और ये भी प्रॉपर है। ये थोड़ा हटा के देखते हैं एंड एक बार, अच्छा ऐसा भी हो सकता है सिनारियो में कि ये जो है इसको URL देना था बट हमने इसको पैटर्न दिया है, वैसा भी हो सकता है। तो एक बार चेक करके देखते हैं, फिर से एक बार रन करके चेक करते हैं। तो वापस चलते हैं, गो बटन पे क्लिक करते हैं, अभी भी कुछ आया नहीं है। सो एक बार मैं डिप्लॉय, कभी कभी अगर ऐसा हो आउटपुट आ नहीं रहा है, आपने बहुत बार रिफ्रेश करके देख लिया पर आउटपुट नहीं आ रहा है, तो एक बार डिप्लॉय भी करके देख लेना। कभी कभी सर्वर ऑटोमेटिकली चीजें डिप्लॉय नहीं कर पाता, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर तो कुछ तो एरर है, हमारे इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम्स को चेक करना पड़ेगा। सो वेट अ सेकेंड, वन मोर टाइम अपन चेक करके देखते हैं। अरे ऐसा कैसा हो गया, सर्वर ही अवेलेबल नहीं है, देखो मैंने बोला था कुछ तो इशू है। सो वेट अ सेकेंड, इनकाउंटरिंग अ प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम जा रही है। सो सेव, सर्वर नहीं चल रहा सर। हाँ सर्वर नहीं चल रहा है। सो नेक्स्ट स्टार्ट, fail to start, encountering a problem, what is the problem? अब मैं डायरेक्टली सर्वर के ऊपर जाता हूँ और इसको स्टार्ट करके देखता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो इसको सिर्फ विदाउट डिप्लॉयमेंट, कि मेरे सर्वर में तो इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे मतलब मेरा सर्वर में कुछ इशू आया है तो मेरे को सर्वर को ठीक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, मतलब मेरे कोड में कोई इशू नहीं है, तो याद रखिए ये वाला कोड आप भी ट्राई करके देखो, सर्वर में नो इशू, सॉरी कोड में कोई इशू नहीं है, कोड एग्जैक्ट सेम रहेगा। आपको ये चीज को ट्राई करके देखना है और मेरे को बताना है, उस चीज को शो करके देखना देना है आपको। ये जो समझ में आई है, सर्वर ठीक तो कर सकते पर इतनी जल्दी ठीक होगा क्या, मेरे को कुछ नहीं पता कि कितना टाइम लेगा। नहीं वो टाइम लेता बहुत, तो मेरा हुआ था ना। हाँ वो टाइम लेगा, मेरे को पता है, इसलिए मैं अभी उसको उसके पीछे नहीं भीड़ रहा हूँ। ठीक है, अब वो उसको देखना पड़ेगा, या तो फिर मेरे को अनइंस्टॉल करके उसका पोर्ट चेंज करके देखना पड़ेगा। सो इनकाउंटरिंग अ प्रॉब्लम, तो मे बी एक बार मैं टेस्ट करके देख रहा हूँ कि मेरा पोर्ट एंगेज होगा, क्योंकि मैंने अभी 2 प्रोजेक्ट डिप्लॉय किए स्टूडेंट्स के, तो हो सकता है कि मेरे पोर्ट्स अभी एंगेज है। तो इसको सेव करके देखते हैं, वन मोर टाइम एक बार रन करके एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, सेम वाले पोर्ट पे चल रहा होगा कुछ वर्क। सो नेक्स्ट एंड फिनिश, हाँ चालू हो गया। देखो पोर्ट का इशू था कि कोई तो पर्सन, मैंने वो क्या बोलते AWS पे डिप्लॉय किए कुछ प्रोजेक्ट्स, और वो प्रोजेक्ट में मेरे पोर्ट्स एंगेज्ड है, तो कोई मेरा स्टूडेंट अगर वो प्रोजेक्ट को यूज कर रहा होगा अभी के टाइम में, तो वो पोर्ट अभी बिजी है, कुछ तो कोई टेस्टिंग वगैरह कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से वो डाल के टेस्ट कर दे, अभी भी नल आ रहा है, मतलब हमारे प्रोग्राम में भी कहीं ना कहीं तो एरर है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं कि हमने कहाँ गलत किया है। सर बैकस्लैश हटा के देखो एक बार, बैकस्लैश यहाँ से हटा के देखें और फिर से एक बार रन करके चेक करते हैं। स्टिल देयर इज अ नो एरर, मतलब उससे तो कुछ था नहीं, इससे तो कुछ है नहीं। सो वेट, हम चेक करते हैं क्या हो रहा है। ड्राइवर ये तो बराबर है, सर्वलेट के बाहर हमने सर्वलेट मैपिंग यूज किया है। हम्म वेलकम फाइल्स, ये तो इतनी सारी नहीं भी रहा तो भी चलेगा, सिर्फ JSP चाहिए। परम नेम, ऑफिस नेम, सेव, एंड इसके अंदर भी परम नेम क्या है, गेट config डॉट ऑफिस नेम बराबर का config डॉट गेट पैरामीटर, गेट इनिट परम पैरामीटर ऑफिस नेम। वन मोर टाइम चेक करने दो मेरे को, सही तो है। सोनू जायसवाल, यहाँ सोनू जायसवाल यहाँ पे, URL पैटर्न, नेम वैल्यू इनिट परम रोज, सर्वलेट के अंदर 1 2 3
यहाँ पे क्लोज, सेम चीज किया है मैंने। ये तो छोड़ दो। सर्वलेट, सर्वलेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सर्वलेट के अंदर 3 चीजें हैं, सर्वलेट नेम, जेएसपी फाइल, इनिट परम, परम नेम, परम वैल्यू, कंप्लीट क्लोज, सर्वलेट नेम, सब तो सही है। सर एक्सपेक्टेड क्या है आउटपुट? नल की जगह क्या आना चाहिए? ऑफिस हम्म? में नल की जगह क्या आना चाहिए? क्या चीज? एक्सपेक्टेड आउटपुट, अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है सर? मतलब नल की जगह क्या, ऑफिस में क्या ये आना आना चाहिए ना, ऑफिस नेम हमने क्या लिखे? चाहिए? एस्ट्रिक इंस्टीट्यूट। एस्टेरिक्स इंस्टीट्यूट। हाँ, ये आना चाहिए उसके, इसके जगह पे जो नल आ रहा है ना उसके जगह पे वो आना चाहिए, नल नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं वहां से प्रिंट नहीं हो रहा होगा शायद से, वो वहां तक स्कोप नहीं जा रहा होगा, तो आउट से मैं प्रिंट करके देख देता हूँ। प्रिंट और यहाँ पे हम डाल देते हैं, हो सकता है उसके बाहर